नमस्कार दोस्तों, भारत क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय रहेगा परवर्ती कुड़िंद काल और कुड़िंदों के बाद का काल। दोस्तों, आपको पता है कि कुड़िंदों का जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा है अमोघ भूति रहा है, और अमोघ भूति की मृत्यु के बाद ही उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर शकों का तथा कुषाणों का आधिपत्य स्थापित हो गया, और वहीं कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का भी प्रादुर्भाव देखने को मिला। भाई दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं शकों की। दोस्तों, जो शक थे वो बेसिकली मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से आने के बाद उन्होंने उत्तर भारत के यानी कि उत्तर भारत पर संपूर्ण रूप से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वहीं उत्तर भारत के साथ साथ उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र पर यानी कि तराई भाबर क्षेत्र पर भी अपना शासन स्थापित किया। तो शक बेसिकली कहां से आए? मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से आने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के तराई भाबर तथा भारत के उत्तरी भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों, इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो जूनागढ़ स्थित रुद्रदामन का अभिलेख है। या दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो रुद्रदामन और नहपान जो थे वो शक शासक थे। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, जो शक थे, शक बेसिकली सूर्य के उपासक थे। ये जो उपासक थे किसके थे? सूर्य के उपासक थे। तो दोस्तों, बेसिकली अब मैं बात करता हूं उनकी कि ये कहां से आए। तो ये आए आपके मध्य एशिया से। इन्होंने प्रवेश किया मध्य एशिया से। आए कहां से? मध्य एशिया। और मध्य एशिया से आने के बाद ये भारत के उत्तरी भारत पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया, और वहीं उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। जिसकी जानकारी जो हमें मिलती है, इनसे संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो जानकारी प्राप्त होती है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में है जूनागढ़। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें शकों की जानकारी प्राप्त होती है कि जो रुद्रदामन था और एक और राजा था नहपान। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों राजा जो थे वो शक शासक रहे। ठीक है दोस्तों, जो शक थे बेसिकली ये उपासक माने जाते थे। उपासक सूर्य के, ये सूर्य भगवान की पूजा करते थे, यानी कि सूर्य के उपासक थे। और देखा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जो सूर्य मंदिरों की निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई वो शकों को देखते हुए, यानी कि शक शासकों से ही प्रेरित होकर के उत्तराखंड के अंदर सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य के उपासक रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर एक भी सूर्य मंदिर का निर्माण नहीं करा, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है कि शकों द्वारा उत्तराखंड में कोई भी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया हो। तो दोस्तों, बेसिकली जो शक थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है ना, और मध्य एशिया से आने के बाद इन्होंने उत्तर भारत के संपूर्ण भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिसमें से उत्तराखंड का तराई भाबर क्षेत्र भी शामिल था। वहीं इनकी जानकारी जो मिलती है हमें गुजरात स्थित जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये जूनागढ़ अभिलेख जो है वो हमारा रुद्रदामन का है। और एक और शक शासक की जानकारी मिली, नहपान। ऐसा कहा जाता है कि रुद्रदामन और नहपान जो थे वो आपके कौन थे? शक शासक रहे। शक बेसिकली जो थे वो सूर्य भगवान के उपासक थे। इसीलिए
जो कहा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जो सूर्य मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो शक शासकों से ही प्रेरित होकर के हुई थी। लेकिन शकों द्वारा उत्तराखंड के अंदर कोई भी सूर्य मंदिर स्थापित किया गया, इसकी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जानकारी यहाँ पर लिखित रूप में नहीं है। दोस्तों मैं बात करता हूं उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों की। उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिरों की अगर मैं बात करूं कि जो प्रमुख सूर्य मंदिर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बात करता हूं उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिरों की। तो उत्तराखंड के अंदर जो प्रमुख सूर्य मंदिर है उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्मोड़ा के सूर्य मंदिरों की। अल्मोड़ा के सूर्य मंदिरों की, जिसमें सबसे पहला और सबसे फेमस मंदिर आता है कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल या फिर हम बोल सकते हैं बड़ा दित्य सूर्य मंदिर, जिसमें जो भगवान सूर्य की प्रतिमा है वो बूटधारी है। बूटधारी प्रतिमा यहां पर स्थित है। वहीं दूसरा मंदिर आता है अल्मोड़ा के अंदर सूर्य मंदिर जो आता है वो गुणादित्य का आता है। गुणादित्य या फिर काफली खाल। गुणादित्य या फिर काफली खाल का सूर्य मंदिर, जहां पर अष्ट धातु की प्रतिमा स्थित है। इसमें अष्ट धातु की प्रतिमा है भगवान सूर्य की। और तीसरा सूर्य मंदिर आता है अल्मोड़ा के अंदर, वो आता है आपका पुभाऊ जेती। पुभाऊ जेती का सूर्य मंदिर। ये तीन मंदिर अल्मोड़ा के अंदर स्थित हैं। पहला कटारमल या फिर बड़ा दित्य का सूर्य मंदिर, जहां पर भगवान की बूटधारी प्रतिमा है। वहीं दूसरा आता है गुणादित्य या फिर काफली खाल का सूर्य मंदिर, जहां पर अष्ट धातु की प्रतिमा स्थित है। तीसरा आता है पुगाऊ जैती का सूर्य मंदिर। ये तीनों सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित हैं। वहीं मैं बात करता हूं पिथौरागढ़ के सूर्य मंदिरों की। तो पिथौरागढ़ में सबसे पहला आ जाता है आपका चौपखिया। चौपखिया का सूर्य मंदिर। चौपखिया या फिर आप इसको चोमू भी बोल सकते हैं। चौपखिया या फिर चोमू का सूर्य मंदिर। वही दूसरा आता है देवलथल। देवलथल या फिर चौपटा भी बोलते हैं इसको। देवलथल या चौपटा का सूर्य मंदिर। वही तीसरा आता है यहां पर मढ़। मढ़ का सूर्य मंदिर। ये तीन सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ के अंदर स्थित हैं। चौपखिया या चोमू का सूर्य मंदिर, देवलथल चौपटा का सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर। ये तीन सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ जिले के अंदर स्थित है। वहीं मैं बात करता हूं चंपावत के सूर्य मंदिरों की। चंपावत में सबसे पहला आता है मड़गांव का सूर्य मंदिर। मड़गांव का सूर्य मंदिर। दूसरा रमक गांव का सूर्य मंदिर। रमक गांव का सूर्य मंदिर। वहीं तीसरा आता है खेती खान। खेती खान का सूर्य मंदिर। मड़गांव का सूर्य मंदिर, रमक गांव का सूर्य मंदिर और खेती खान का सूर्य मंदिर। तीन सूर्य मंदिर है। जो खेती खान का सूर्य मंदिर है इसको सुई भी बोलते हैं। सुई का सूर्य मंदिर।
जो खेती खान का सूर्य मंदिर है इसको सुई का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। वहीं मैं बात करता हूं उत्तरकाशी के अंदर। तो दोस्तों उत्तरकाशी के अंदर स्थित जो सूर्य मंदिर है वो मंजियाली का सूर्य मंदिर, और दूसरा भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। और यहाँ पर मंजियाली का सूर्य मंदिर। ये दो सूर्य मंदिर आपके उत्तरकाशी जिले के अंदर है, मंजियाली का सूर्य मंदिर और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा के कटारमल जिसे बड़ा आदित्य भी कहा जाता है, गुणादित्य या काफली खाल, तीसरा उबाऊ जैते का सूर्य मंदिर। वहीं पिथौरागढ़ के अंदर तीन चौपकिया या चौमू, देवलतल, चौपता, मड़का सूर्य मंदिर। चंपावत के अंदर मड़गांव का सूर्य मंदिर, रमक गांव का सूर्य मंदिर, खेती खान का सूर्य मंदिर जिसको सुई का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों अन्य सूर्य मंदिर की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आपका कयार का सैंड जो पौड़ी में है, घोड़ाखाल, नैनीताल, कुलसारी, चमोली, पलेठी का सूर्य मंदिर, ये आपके देवप्रयाग के इंडोलाकाल टेरी। देवप्रयाग के इंडोलाकाल टेरी। ये कुछ राज्य के सूर्य मंदिर जो प्रमुख सूर्य मंदिर थे इनकी चर्चा हमने की है। अब मैं बात करता हूं कुषाणों की कि राज्य के अंदर जो कुषाण आए, दोस्तों कुषाणों ने पहली सदी से लेकर के तीसरी सदी तक इस उत्तराखंड या भारत के भूभाग पर राज्य शासन किया है। इन्होंने शकों की सत्ता को समाप्त करके मध्य एशिया तथा भारत के उत्तर भारत के भूभाग को अपने अंडर में ले लिया, जिसमें उत्तराखंड का तराई भावर क्षेत्र भी शामिल था। कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे शक्तिशाली जो शासक रहा है वो रहा है आपका कनिष्क। इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा है कनिष्क रहा है। कनिष्क ने ही अपने राज्यारोहण के समय पर 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के अवसर पर जब इसने शकों का पतन कर दिया, उसके बाद 78 ईस्वी में ही इसने शक संवत की स्थापना करी थी। शक संवत की स्थापना करी थी 78 ईस्वी में, कनिष्क द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों जो कुषाण थे, कुषाणों ने शकों का अंत करके मध्य एशिया तथा उत्तर भारत के संपूर्ण भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, जिसमें उत्तराखंड का तराई भावर क्षेत्र भी शामिल था। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहा है वो कनिष्क रहा है, जिसने शकों का अंत करके 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय पर ही शक संवत की स्थापना करी थी। इससे संबंधित जो जानकारी हम लोगों को मिलती है वो इससे इनकी मुद्राओं से मिलती है। जो मुद्रा प्राप्त हुई है उत्तराखंड के तराई भावर क्षेत्र तथा शिवालिक हिमालय से प्राप्त हुई है। कुषाणों से संबंधित मुद्राएं, कुषाणों से संबंधित जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो आपकी उत्तराखंड के तराई भावर क्षेत्र तथा शिवालिक हिमालय से प्राप्त हुई है। दोस्तों कनिष्क की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, कनिष्क की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है हमें, वो प्राप्त हुई है स्वर्ण मुद्रा। इसकी जो प्राप्त हुई है गोविशाण से प्राप्त हुई है। गोविशाण से इसकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है,
जिसमें कनिष्क का चित्र अंकित है। जो कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है गोविशाण से प्राप्त हुई है, जिसमें कनिष्क का चित्र अंकित है। वही कुषाण वंश का एक अन्य शासक रहा है हुविशक। हुविशक की 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हुविशक की 44 स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये जो मुद्राएं प्राप्त हुई है ये आपकी टिहरी से, यानी कि टिहरी के कहा, मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। मुनि की रेती से, टिहरी में मुनि की रेती से प्राप्त हुई है मुद्राएं। हुविशक, कुषाण वंश के शासक हुविशक की 44 स्वर्ण मुद्राएं टिहरी के मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, जो वासुदेव प्रथम है, कुषाण वंश शासक वासुदेव की भी स्वर्ण मुद्राएं जो प्राप्त हुई है, ये कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो मुद्राएं आपकी प्राप्त हुई है ये बिजनौर के टिपग्राम से प्राप्त हुई है। बिजनौर के टिपग्राम। तो दोस्तों बिजनौर के टिपग्राम से वासुदेव प्रथम की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। वही वासुदेव सेकंड की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, वासुदेव सेकंड की जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है ये 4 जगह से। मेन पहले कंचनपुरी दोस्तों यानी खटीमा। दूसरा मोरध्वज, कोटद्वार, वीरभद्र, ऋषिकेश, और दोस्तों गोविशाण, काशीपुर। इन 4 जगहों से वासुदेव सेकंड की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कंचनपुरी यानी खटीमा से, मोरध्वज, कोटद्वार से, वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविशान, काशीपुर, इन 4 जगहों से वासुदेव सेकंड की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। वहीं कुषाण वंश से संबंधित, यानी कि जो कुषाणों की एक 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, और ये 7 स्वर्ण मुद्राएं जो प्राप्त हुई है दोस्तों, ये 7 स्वर्ण मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं ये कंचनपुरी से प्राप्त हुई हैं, यानी खटीमा से। और इन मुद्राओं पर वसु और मिस्र यानी कि कुषाण वंश के 2 राजाओं के नाम अंकित हैं। कुषाण वंश के 2 राजाओं के नाम अंकित हैं इस मुद्राओं पर। कौन कौन से दोस्तों? वसु तथा मिस्र, इन 2 राजाओं के नाम अंकित हैं। इन कंचनपुरी यानी खटीमा से जो 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, इनसे वसु और मिस्र ये 2 कुषाण राजाओं के नाम अंकित हैं इन मुद्राओं पर, जिनको वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया है। इन मुद्राओं को वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा हुआ है। तो दोस्तों कुषाण वंश की जो 7 स्वर्ण मुद्राएं कंचनपुरी यानी खटीमा से प्राप्त हुई हैं, जिसमें 2 कुषाण वंश के शासक वसु और मिस्र का चित्र अंकित है, लेख है उनके, जो वर्तमान में अल्मोड़ा के संग्रहालय में रखी हुई है। तो दोस्तों यह था हमारा कुडिंदों के बाद का काल। अब हम बात करेंगे कुषाणोत्तर काल की। अब हम आगे बात करेंगे कुषाणोत्तर काल की, यानी कि कुषाणों के बाद के काल की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुषाणोत्तर काल की। कुषाणोत्तर काल, दोस्तों बात कर रहे हैं कुषाणोत्तर काल की। दोस्तों इस काल में मध्य हिमालय में कुछ गणराज्य
या कुछ राजवंशों का उदय देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा यौध्य वंश। यौध्य वंश, दूसरा परवर्ती कुलिंद, तीसरा युगशैल, युगशैल या फिर हम बोल सकते हैं इसको कालसी का गोत्रीय वंश। चौथा हमारा आता है मित्रवंश। ये मित्रवंश जो है ये गोविषाण का है, गोविषाण का मित्रवंश। वही पांचवा सिरकप, सिरकप यानी दोस्तों तक्षशिला, तक्षशिला का कुलुत वंश। तो दोस्तों ये 5 राजवंश ऐसे थे जिनका उदय देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहले यौध्य वंश, परवर्ती कुलिंद वंश, युगशैल का गोत्रीय वंश, मित्रवंश गोविषाण का, सिरकप या फिर तक्षशिला का कुलुत वंश। ये 5 राज्यों का उदय देखने को मिला है कुषाणोत्तर काल में। सबसे पहले बात करते हैं यौध्य वंश की। सबसे पहले मैं बात करता हूं यौध्य वंश की। यौध्य वंश की, यौध्य वंश जो 3री से 4थी सदी में जो यौध्य का काल कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 3री और 4थी सदी के मध्य इनके विकास का चरम काल था। यानी कि 3री और 4थी सदी जो रही है ये इनके विकास का चरम काल रहा है यौध्यों का, जिसकी जानकारी जो मिलती है इनके द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख से प्राप्त होती है। यानी कि 3री सदी और 4थी सदी को इनके विकास का चरम काल कहा जाता है, जिससे संबंधित जानकारी जो प्राप्त होती है वो इनके द्वि व त्रिमुद्रा लेख से प्राप्त होती है। इनके द्वि तथा त्रिमुद्रा लेख से प्राप्त होती है। इनके द्वारा कुषाणों को पराजित किया गया, इनके द्वारा कुषाणों को पराजित किया गया, यानी कि कुषाणों पर विजय प्राप्त की गई, जिससे संबंधित जानकारी इनकी मुद्राओं से मिलती है, जिनसे संबंधित जानकारी इनकी मुद्राओं से मिलती है। और इनकी मुद्राओं पर बेसिकली अधिकतर जो कार्तिकेय स्वामी का चित्र देखने को मिलता है। इनकी अधिकतर मुद्राओं से कार्तिकेय स्वामी का चित्र देखने को मिलता है, जिसमें ब्राह्मी लिपि से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ हुआ है इनकी मुद्राओं में, जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ है योद्धे गणस्य जय। इनकी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है योद्धे गणस्य जय। दोस्तों इनके जो इष्ट देव माने जाते हैं, इनके जो इष्ट देव माने जाते हैं वो कार्तिकेय स्वामी माने जाते हैं। कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी ही इनके इष्ट देव माने जाते हैं, इसलिए अधिकतर इनकी मुद्राओं पर जो चित्र अंकित मिलते हैं वो कार्तिकेय स्वामी जी के चित्र अंकित मिलते हैं इनकी मुद्राओं पर। इनसे संबंधित योद्धे वंश से संबंधित जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इनसे संबंधित जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो जौनसार बाबर से प्राप्त हुई, कालो डांडा से प्राप्त हुई, सहारनपुर से, और दोस्तों
मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग से, मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग से, यानी कि कांगड़ा तथा शिमला घाटी से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई। कांगड़ा तथा शिमला घाटी से इन जगहों से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है योते वंश की। दोस्तों बात करता हूं परवर्ती कुडिंत। परवर्ती कुडिंत कौन है दोस्तों? जिनसे संबंधित जानकारी या तो उनकी मुद्राओं से मिल रही है या फिर उनके अभिलेख से मिल रही है, वो ही परवर्ती कुडिंत कहलाए। परवर्ती कुडिंत कौन है कि जिनसे संबंधित जानकारी या तो उनकी मुद्राओं से मिल रही है या फिर उनके अभिलेख से प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों परवर्ती कुडिंत से मैं कहूं, इनकी छत्रेश्वर मुद्राओं से जानकारी मिली। छत्रेश्वर मुद्राएं, और छत्रेश्वर मुद्राओं पर इनके एक ही राजा का नाम मिलता है, चत्रेश्वर का। इन छत्रेश्वर मुद्राओं पर जो नाम मिलता है वो राजा चत्रेश्वर का नाम मिलता है कि परवर्ती कुडिंत राजा थे चत्रेश्वर, इन्हीं की ही मुद्रा थी छत्रेश्वर मुद्राएं। परवर्ती कुडिंतों से संबंधित एक और मुद्राएं प्राप्त हुई है जो भेड़गांव से प्राप्त हुई है। भेड़गांव यानी कि पौड़ी के दुगड्डा, पौड़ी के दुगड्डा से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं पर 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। जो भेड़गांव से इनकी मुद्रा प्राप्त हुई है, यानी पौड़ी के दुगड्डा से जो इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है, उनसे 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। वो 3 राजा कौन है आपके? एक तो चत्रेश्वर, दूसरा भानु और तीसरा रावण। इन 3 राजाओं के नाम अंकित हैं जो भेड़गांव से इनकी मुद्रा प्राप्त हुई है। इन तीन राजाओं के नाम अंकित है उस पर, भानु, रावण, चत्रेश्वर। तो दोस्तों बात करते हैं युगसैल का गोत्रीय वंश। युगसैल का गोत्रीय वंश। दोस्तों जो गोत्रीय वंश था, गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक जो माना जाता है, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है वो शीलवर्मन को माना गया है कि शीलवर्मन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक जो रहा है वो शीलवर्मन रहा है। दोस्तों इस वंश से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो अश्वमेध वेदिका से मिलती है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो राजा शीलवर्मन था, इसने यमुना नदी के बाएं तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। अश्वमेध, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ, इसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। और जो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी वो बाड़वाला से प्राप्त हुई थी, यानी कि देहरादून के समीप एक जगत ग्राम है, वो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी आपकी। जो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी वो वेदिका प्राप्त हुई थी देहरादून के समीप एक जगह है जगत ग्राम। जगत ग्राम से ही ये यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी। इसी से ही पता चलता है कि जो राजा शीलवर्मन था, गोत्रीय वंश का राजा शीलवंश जो था, इसके द्वारा यमुना नदी के बाएं तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। तो दोस्तों युगसैल का गोत्रीय वंश जिसका सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक था शीलवर्मन। शीलवर्मन द्वारा यमुना नदी के बाएं तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, जो जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई यज्ञ वेदिका से। यज्ञ वेदिका मिली है, कहाँ से मिली है? देहरादून के समीप बाड़वाला यानी कि जगत ग्राम से प्राप्त हुई है यज्ञ वेदिका। दोस्तों एक इतिहासकार हुए हैं रामचंद्र। रामचंद्र जी एक इतिहासकार हैं जिनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो शीलवर्मन था, ये शीलवर्मन जो था
आपका ये एक योद्धा राजा था जिसने कुषाणों की सत्ता समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। तो इतिहासकार रामचंद्र द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो सीलवर्मन रहा है वो योद्धा राजा रहा होगा जिसने कुषाणों की सत्ता समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों इसके बाद वंश की मैं बात करता हूँ गोविषाण का मित्र वंश। गोविषाण का मित्र वंश, गोविषाण यानी दोस्तों काशीपुर। तो दोस्तों इस वंश से संबंधित केवल दो ही राजा के बारे में जानकारी मिलती है, दो ही राजाओं के नाम मिलते हैं। पहला पृथ्वीमित्र, दूसरा मातमित्र। इन दो राजाओं के नाम ही इस वंश से संबंधित मिलते हैं। इन दो राजाओं के बाद से किसी भी राजा की जानकारी इस वंश से संबंधित नहीं मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश को, ये मित्र वंश आगे चल करके गुप्ता एम्पायर में मिल गया था, मर्ज हो गया था, यानी कि गुप्तों के अधीन हो गए थे। मित्र वंश आगे चल करके क्या हुआ, गुप्तों के अधीन हो गया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सिरकप यानी तक्षशिला का कुलुत वंश। तक्षशिला का कुलुत वंश। दोस्तों कांगड़ा जनपद में कुल्लू घाटी में एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था कुलुत वंश, जिससे संबंधित जानकारी जो हमें मिलती है, इनसे संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है वो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, वहीं वारामिहिर की वृहत संहिता से, वृहत संहिता, इन दो चीजों के, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और वारामिहिर की वृहत संहिता से इस वंश से संबंधित यानी कुलुत वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक रहा वीर्यस। ऐसा कहा जाता है कि जो वीर्यस था वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। इसी की ही सबसे पहली मुद्रा प्राप्त हुई है कनिंगम को। वीर्यस से संबंधित मुद्रा जो प्राप्त हुई है, पहली मुद्रा जो प्राप्त हुई है वो कनिंगम को प्राप्त हुई है। कनिंगम को इससे संबंधित मुद्रा प्राप्त हुई है। जो मुद्रा प्राप्त हुई थी कनिंगम को वो हुई थी आपकी रजत मुद्रिका, रजत मुद्रा इसकी प्राप्त हुई थी। और ये रजत मुद्रा जो प्राप्त हुई थी इसका जो आकार था, इस मुद्रा का जो आकार था वो वृत्ताकार था। वहीं इस मुद्रा के आगे के भाग पर, इस मुद्रा के आगे भाग पर संस्कृत भाषा में यानी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि का भाग में, ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा हुआ था, मुद्रा लेख, मुद्रा लेख था संस्कृत भाषा में। वो लेख था हमारा राज कुलुतस्य वीरस्य, ये लेख लिखा हुआ था राज कुलुतस्य वीरस्य। ये संस्कृत भाषा में मुद्रा लेख लिखा हुआ था जो कनिंगम को रजत मुद्रा प्राप्त हुई जिसका आकार वृत्ताकार था। कनिंगम को जो ये मुद्रा प्राप्त हुई थी ये कुल्लू घाटी से प्राप्त हुई थी। वहीं दूसरी मुद्रा जो मिलती है, इनसे संबंधित जो दूसरी मुद्रा मिलती है, इनसे संबंधित जो दूसरी मुद्रा मिलती है वो मिलती है आपकी सिरकप से। सिरकप यानी तक्षशिला। इस दूसरी मुद्रा का जो आकार था वो वर्गाकार था। इस मुद्रा का जो आकार था वो वर्गाकार था, जिसका आगे का भाग खंडित हो चुका था। लेकिन इस मुद्रा के पीछे वाले भाग पर
इस मुद्रा के जो पीछे वाले भाग पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था, और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था, और वो लिखा हुआ था कुलुतस वीरस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ये टॉपिक परवर्ती कुड़िंद काल का आज का हमारा टॉपिक रहा है। कुड़िंदों के बाद का काल और परवर्ती कुड़िंद काल पर हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना प्यार इस वीडियो को देना मत भूलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।